ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे कि आपकी जीपेट की जो कट ऑफ है वो हाई क्यों जा रही है, इसका जो इंक्रीज़ एक ही दम से हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो मुझे जितना मैंने एनालाइज किया है और एक मेरे बैचमेट ने भी मेरी बहुत हेल्प करी है इस वीडियो में। तो दो मेन रीजंस हैं कि जिस वजह से मुझे लगता है कि ये जो है आपका जीपेट की जो कट ऑफ है वो हाई जा रही है। सबसे मेन रीज़न जो है वो आपको पता लगेगा अभी। तो पहले कुछ ये इन्फॉर्मेशन है और हम इसे भी एक पॉइंट मान सकते हैं कि ऐसा जो कट ऑफ आई गई है वो उसके पीछे ये रीज़न भी हो सकता है। तो सिर्फ 10% स्टूडेंट्स हैं जिनका आपका जीपेट क्वालिफाइड होता है। अब ये 10% हैं कौन, या आपका अगर हम टोटल कैंडिडेट्स जितने अपीयर हुए हैं उसका 10% निकालें तो कुछ उसके आसपास कैंडिडेट्स रहते हैं 10% के आसपास कि जिनका जो है जीपेट क्वालिफाइड होता है। वहीं अगर मैं इसी चीज़ को आपका गेट से कंपैरिजन करूं, जहां पर आपके यहाँ तो सिर्फ आपके हज़ारों में बच्चे हैं, यानी 45,000 48,000 कुछ ऐसा है। वहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखते हैं तो वहाँ आपके लाखों में होते हैं, 7-8 लाख बच्चे हर साल गेट देते हैं। तो वहाँ आपका जो परसेंटेज है वो आपका 17 है। तो कुछ बेटर है लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है। तो 17% है गेट में, लेकिन जीपैट में कुछ अराउंड 10% रहता है क्योंकि यहाँ कैंडिडेट्स कम हैं और आपका सीट्स भी लिमिटेड है। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि जीपैट 2019 में आप देखें तो आपके 40,000 कैंडिडेट्स थे और 3,994 यानी कुछ करीब करीब 4,000 लोगों ने क्वालिफाइड किया था। 2020 में एक ही दम सीटें बढ़ी, आपका 48,360 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया और आप 886 कैंडिडेट्स जो हैं आपके क्वालिफाइड हुए। ये आपका 10% से एक दो पॉइंट्स में कुछ ज़्यादा है। 2021 की बात करें जो इस साल हुआ है तो 47,000 लोगों ने फॉर्म भरा और 45,000 लोग पेपर देने गए और कुछ 4,447 लोग यानी 4500 के करीब करीब आपका क्वालिफाइड हुआ। तो यहाँ पर जो है ये अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो आपका सीट्स जो हैं या हम कहें जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं वो कम हुए हैं, चाहे वो आपका कैसा भी आपके टोटल कैंडिडेट्स हो, लेकिन कुछ सीटें जो हैं आपकी यहाँ से यहाँ अगर मैं देखूँ तो कुछ आपकी 440 सीटों के करीब जो है वो कम हुई है। तो एक ये चीज़ है, लेकिन मैं इस पॉइंट इसे एक मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं इसे एक प्रॉपर रीज़न नहीं मानता हूँ। इसलिए मैंने सबसे पहली स्लाइड जो है वो यहीं शेयर करी है कि एक पॉइंट ये हो सकता है क्योंकि 440 जो स्टूडेंट्स हैं वो कम हुए हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। अब एक बात और भी है कि एक ही दम से ये कैंडिडेट्स का नंबर बढ़ घट क्यों रहा है, एक ये रीज़न है जो आपको सेकंड पॉइंट में समझ में आएगा। तो सबसे मेन रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है, इंट्रोडक्शन ऑफ जर्नल EWS कैटेगरी। तो यहाँ से समझने के लिए ये आपका पूरा 3 साल का डाटा है जब से NTA ने एग्ज़ाम जीपेट का कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है, जब आप यहाँ देखेंगे 2019 में जब आपकी जर्नल EWS कैटेगरी नहीं थी तब जर्नल यानी जिसे हम कैटेगरी कहते हैं जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, अनरिजर्व्ड UR, वहाँ पर 1952 लोगों ने क्वालिफाइड किया एग्ज़ाम और आपका 141 कट ऑफ थी, ये था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अगले साल 2020 में जर्नल EWS कैंडिडेट्स आए यानी एक कैटेगरी बनी, तो कुछ लोग जायज़ सी बात है कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए होंगे, यानी जर्नल कैटेगरी से वो जर्नल EWS में आए होंगे। तो कुछ सीटें भी बढ़ी, कैंडिडेट भी आपके बढ़े, तो यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो बढ़ी। वो रीज़न ये था कट ऑफ बढ़ने का क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपकी कैटेगरी है। अब एक नॉर्मल सी एक बात समझने की है कि जर्नल EWS के पास अराउंड कुछ 10% का रिजर्वेशन है, लेकिन जर्नल कैटेगरी जो आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो ये कट ऑफ है ये हाई रहेगी जर्नल EWS से। तो ये जर्नल कैटेगरी EWS जो इंट्रोड्यूस हुई है तो कुछ बच्चे ज़रूर यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर लेकिन कट ऑफ बढ़ी है। तो ये रीज़न है कि यहाँ शिफ्ट तो हो रहे हैं स्टूडेंट्स लेकिन कट ऑफ पे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और ये आपका जो रिज़ल्ट है 2021 का जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि 1782 स्टूडेंट्स अगर यहाँ से यहाँ देखें तो ये सीट्स जर्नल की ही जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं वहाँ कम हुई है और इसकी वजह से आपका 186 कट ऑफ गई है। यहाँ से कुछ बच्चे यहाँ शिफ्ट हुए हैं, इस वजह से क्या हो रहा है कि आपका जर्नल EWS में कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं
जर्नल ईडब्ल्यूएस में जब कैंडिडेट बढ़े हैं, इसका मुझे पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं? आप यहाँ से यहाँ देख लीजिए 22 नंबर आपकी जो कट ऑफ है इंक्रीज़ हुई है, यहाँ से यहाँ देख लीजिए तो 23 नंबर की इंक्रीज़ हुई है। लेकिन एक ही साल में 2020 से 21 में अगर जर्नल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखें तो वो आपकी 51 नंबर इंक्रीज़ हुई है। शायद कहीं पर भी किसी एग्ज़ाम में इतना हाइक नहीं हुआ है। 20-25 नंबर का तो मैंने बहुत एग्ज़ाम में देखा है, लेकिन 51 नंबर का हाइक किसी में भी नहीं होता है कि आपका 51 नंबर की कट ऑफ बढ़ जाए। तो उसका मेन रीज़न यही है कि ये जो कट ऑफ यहाँ पर 155 गई है और ये 186 गई है, उसका मेन रीज़न यही है कि ये जो है आपका यहाँ पर जो ये जर्नल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं वो बढ़े हैं। तो मेन रीज़न आपका यही है कि यहाँ जो जर्नल ईडब्ल्यूएस के आपके कैंडिडेट्स हैं उनका जो है वो आपका कुछ इंक्रीज़ हुआ। आई थिंक ये कट ऑफ यहाँ पर ओबीसी की 152 है। तो ये एक रीज़न रहा है कि जो जर्नल की अनरिजर्व कैटेगरी की वो बढ़ी है। अब इसका असर किस पे पड़ा है, कौन से स्टूडेंट्स पे पड़ा है, वो मैं आपको बता दूं। अब ओबीसी का कंपैरिजन देखें तो ओबीसी को भी जर्नल ईडब्ल्यूएस आने से फ़र्क पड़ा है। इसमें आपका साफ साफ नज़र आ रहा है डेटा में कि 2019 में जब जर्नल ईडब्ल्यूएस नहीं था, 1103 बच्चों ने क्वालिफाइड किया, 117 आपकी कट ऑफ थी। लेकिन जैसे ही ये आता है, सीटें आपकी डिवाइड्स होती हैं तो 1350 और कट ऑफ आपकी वहीं कुछ इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन इस बार कट ऑफ और इंक्रीज़ हुई क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा बच्चे इस कैटेगरी में आने लगे। तो इस कैटेगरी में जब बच्चे आते हैं तो वहाँ पर एक कैटेगरी की कट ऑफ हाई जाती है तो दूसरी कैटेगरी की कट ऑफ पे भी इफेक्ट पड़ता है, और स्पेशली अनरिजर्व कैटेगरी वालों बच्चों को तो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और यहाँ पर जो ये कुछ अगर यहाँ से यहाँ देखूँ मैं तो ये जो कुछ 200 के करीब सीटें, 240 के करीब आई थिंक सीटें ये जो कम हुई हैं, ये वो बच्चे हैं मेनली जिनके 130-140 नंबर आते हैं। उनका तो कोई आई थिंक फ़र्क ही नहीं पड़ता है उन्हें कि जनरल ईडब्ल्यूएस इंट्रोड्यूस हो या कुछ और इंट्रोड्यूस हो। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ये जो 240 सीटें कम हुई हैं, ये मेनली उन स्टूडेंट्स को हार्म किया है जिनके जो मार्क्स हैं वो 170 हैं या 170 प्लस हैं या 180 तक भी हैं। तो 170 प्लस का स्कोर एक अच्छा स्कोर है, लेकिन उनका नहीं हुआ है। तो एक ये रीज़न है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स बढ़े हैं, यहाँ से कुछ ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन जर्नल अनरिजर्व की कट ऑफ कम नहीं की करी जा सकती है अगर किसी और कैटेगरी में कट ऑफ इतनी है। तो 51 नंबर आपका बढ़ना एक बहुत बड़ा आपका डिफरेंस क्रिएट करता है यहाँ पर। तो ये जो आपका क्राइटेरिया है ये एक वो है। अगर बात करें SC ST स्टूडेंट्स की तो वहाँ पर इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर हुआ है। कुछ नंबर्स बढ़े हैं 10-11 नंबर, लेकिन 51, 22, 23 नंबर ऐसा कहीं पर भी नहीं बढ़ा है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर वो आपकी SC ST में इतना फ़र्क नहीं डाल रही क्योंकि उनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया फिक्स है और थोड़ा आई थिंक जितना भी है वो सही है। तो 626 जो है स्टूडेंट्स ने क्वालिफाइड किया था, 95 पे आपका जो है कट ऑफ था SC कैटेगरी के लिए। फिर नंबर बढ़े आपके 727 हुए 103 पर, यानी कुछ आपके 8 नंबर बढ़े, और यहाँ से यहाँ देखें तो आपके 11 नंबर कुछ बढ़े हैं। तो इतना ज़्यादा सर्ज नहीं है, कोई हाइक नहीं है, नॉर्मल ही है। ST में देखें तो आपका इस बार थोड़ा सा कुछ बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि आई थिंक 10 नंबर ही हैं, 10-11 नंबर ही आपके यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ देखें तो 2 नंबर ही इंक्रीज़ हुए हैं। तो कोई ज़्यादा SC ST पे कैटेगरी पे फ़र्क नहीं पड़ा है जनरल EWS में कैंडिडेट्स का बढ़ने का। तो वो जो मेन फ़र्क पड़ रहा है वो आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के ऊपर आ रहा है, और आपका उसके बाद जो सेकंड नंबर पे वो OBC पे आ रहा है। तो और मुझे स्पेशली फील होता है जो स्टूडेंट्स ने 170 प्लस स्कोर किया है उनके लिए। तो ये एक मेन रीज़न मुझे लगता है जो ये है, जो मैंने जितना एनालाइज कर पाया हूँ मैं एक दिन में। अब एक और रीज़न है कि यहाँ ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये नंबर घटना बढ़ना ये क्या चीज़ है और क्यों, थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक ये रीज़न इंक्लूड है जो कि एक रीज़न भी है, और हम कह सकते हैं कि फार्मा के सिस्टम में बहुत बड़ी कमी भी है। क्योंकि ये कोई भी M.Pharm स्टूडेंट पास आउट हो जाए, चाहे उसका GPAT क्लियर था नहीं था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फिर से ये दिक्कत आने वाली है कि अगर आपने M.Pharm कर ली, चाहे आपने स्कॉलरशिप लेके करी या बिना स्कॉलरशिप लेके करी, लेकिन जब आपको PhD में एडमिशन लेना है वो भी फार्मा कॉलेज में, तो आपके पास कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है फार्मा का, क्योंकि फार्मा में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है GPAT का जो होता है,
और वो एग्ज़ाम होता है आपका पीजी में एडमिशन लेने के लिए। तो आपको पीएचडी में जब एडमिशन लेना तो आप कौन सा एग्ज़ाम देंगे, तो वो एग्ज़ाम्स की लिस्ट मैंने शेयर करी है कि जीपेट थ्रू पीएचडी, और वैसे में मैंने कुछ शेयर करा है आपके एग्ज़ाम्स में, CSIR, DBT, ICMR, कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन उनमें दिक्कत क्या है और फार्मा स्टूडेंट्स वो एग्ज़ाम देना क्यों नहीं चाहते हैं। अब किसी स्टूडेंट्स ने 6 साल फार्मा पढ़ी है, चाहे उसने फार्माकोलॉजी पढ़ी है, सूटिक्स पढ़ी है, बायोटेक पढ़ा है, टेक्नोलॉजी पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, कोग्नोसी से करा है, इंडस्ट्रियल है, DRA से करा है। अब वो 6 साल का पढ़ा हुआ उसका सिलेबस जो है, जो उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहिए पीएचडी के लिए, उसमें कहीं पर कुछ भी नहीं आता है। तो उसका 6 साल का सिलेबस क्या काम आया। तो एक ये जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है फार्मा में। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई जगह जो है कुछ कॉलेजेस में जो है वहाँ पर क्या है, एक जीपेट को एक क्राइटेरिया मान लिया गया है कि आप पीएचडी में इस बेस पे एग्ज़ाम एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITs हैं, जहाँ पर जीपेट बेस पे आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप कुछ लोगों को तो पूरी मिलती है, कुछ को जितनी पीजी में मिलती है उतनी ही मिलती है। URS वगैरह कुछ होता है तो वो उतना ही मिलता है, 12-13 हज़ार। तो ये है कि अगर आप जीपेट बेस पर कुछ इंस्टीट्यूट्स में ले लेंगे एडमिशन, तो पीएचडी में आपको प्रॉपर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और आपका शायद कोई प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीज़ है कि अब कोई एग्ज़ाम पीएचडी के लिए नहीं है। तो जो M.Pharm स्टूडेंट है वो क्या करता है, अब वो कोशिश करता है कि कम से कम उसका जीपेट हो जाए, कि वो कहीं ना कहीं कुछ शो कर सके। तो जो M.Pharm कर रहे हैं स्टूडेंट, चाहे वो पीजी स्कॉलरशिप लेके कर रहे हैं या बिना लिए कर रहे हैं, तो वो दोबारा इस एग्ज़ाम में बैठने की कोशिश करते हैं या बैठते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये जो आपका एग्ज़ाम के नंबर हैं ये भी वैरिड करते हैं और स्टूडेंट्स इंक्लूड होते जाते हैं। अब जीपेट के एग्ज़ाम में आपका ना कहीं पर कोई एज का क्राइटेरिया है कि आप इतनी एज तक दे सकते हैं, ना आपका कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि आप जो है कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं। जैसे यूपीएससी में आपके 7-8 अटैम्प्ट होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कितने भी अटैम्प्ट दे लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको स्कॉलरशिप एक बार मिलनी है पीजी में, वो मिल जाएगी। अगर आप दोबारा फ्रेश एक जीपेट आपको देना पड़ेगा अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है जीपेट बेस पर। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो समझ में आता है कि ये 2 रीज़न, जनरल EWS में कैंडिडेट्स का बढ़ना और आपका M.Pharm के बाद कोई एग्ज़ाम ना होना पीएचडी के लिए स्पेशली, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। MSc करके कोई एग्ज़ाम देता है तो उसके लिए कुछ 10 एग्ज़ाम्स निकल आते हैं पीएचडी के लिए, लेकिन M.Pharm करके कोई एग्ज़ाम देता है पीएचडी के लिए तो कोई एग्ज़ाम उसे नहीं मिलता है। फार्मा का सिलेबस जिसमें पूछा जाए तो एक जीपेट ही मिलता है घूम फिर के, और वहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा बैठ जाते हैं जीपेट में। और वो टफ़ किसके लिए हो जाता है, जो B.Pharm स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उनको क्या करना है, उनको जो है अब M.Pharm तो करनी है, लेकिन अब यहाँ पर जो M.Pharm कर रहा है उस स्टूडेंट्स का ही क्वालिफाइड हो रहा है, तो वो तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो मेन एग्ज़ाम पीजी के लिए है लेकिन उसका बेनिफिट जो है कोई और उठा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है फार्मा में। सो ये मुझे कुछ रीज़न लगे 2 जो मैंने एनालाइज करे हैं। सो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरह से हाइक हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड द कमिंग एग्जाम।